हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है और इसमें अभी हम लोग मेलिनोव्स्की के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी हम लोग मेलिनोव्स्की के जीवन परिचय, संस्कृति की अवधारणाओं है क्या है उनकी, और जो आवश्यकताओं का सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज उसी कड़ी में मेलिनोव्स्की की जो प्रकार की अवधारणा है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो प्रकार की इनकी अवधारणा है, इनका एक निबंध है, उसी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये निबंध भी अपने आप में यूनिक है। हमने इग्नू के बुक में ही इसे पढ़ा है, नहीं तो बहुत बार मेलिनोव्स्की को दूसरी किताबों में पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। यह एक बलोमा नाम का इनका एक निबंध है और यहीं से प्रकार की अवधारणा का जो इग्नू के बुक में डिस्कशन किया गया है, इसी के माध्यम से किया गया है। यह मेलिनोव्स्की के निबंध बलोमा द स्पिरिट ऑफ द डेड इन द टोबियन आइलैंड्स, जो कि 1948 में प्रकाशित हुई थी, ये निबंध इसी का एक उद्धरण है। अर्थात इसी की कुछ जो घटनाएं हैं या पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है इग्नू के बुक में। मेलिनोव्स्की ओमरकाना तथा पड़ोसी गांव किरीवीना, ये टोबियन द्वीप समूह में 2 गांव पाए जाते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया था और ये वहाँ पे 10 महीने रहे थे। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही यूनिक नेम देखने को मिल रहा है, ओमरकाना और किरीवीना। आप लोगों को मेलिनोव्स्की के बारे में बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला होगा, लेकिन अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ओमरकाना गांव किससे संबंधित है, तो ये बहुत ही एक अनकॉमन सा क्वेश्चन हो जाएगा कि मेलिनोव्स्की से संबंधित है ये। क्योंकि मेलिनोव्स्की को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि टोबियंस आइलैंड जो है, या फिर पपुआ न्यू गिनी की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये मेलिनोव्स्की से संबंधित है। लेकिन अगर ओमरकाना और किरीवीना जैसा कुछ ऑप्शन में आ जाए तो फिर वो हमारे लिए बहुत ही अनकॉमन सा हो जाएगा और हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आजकल जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो भी कुछ इसी प्रकार से है कि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन, अब समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है उसमें हम बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी पूछ सकते हैं। तो कुछ न कुछ हमें जब यूनिक क्वेश्चन खोजना पड़ता है कि कुछ अलग सा क्वेश्चन हो जाए, तो इसी प्रकार से कुछ जो ऑथेंटिक विश्वसनीय पुस्तकें होती हैं या फिर जो इग्नू का मटेरियल होता है, तो उससे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जो एक एक फैक्ट्स है उसको बहुत ही ध्यान रखिएगा। वह एक टेंट में स्थानीय लोगों के बीच में रहे और उनके साथ किरीवीनियाई भाषा में ही बात करते थे। इस उद्धरण में किरीवीनिया के लोगों के जीवन में जादू की भूमिका का पता चलता है। यहाँ मेलिनोव्स्की टोबियन वासियों को हमारे सामने किस खूबी में रखते हैं या किस खूबी से रखते हैं, यह देखते ही बनता है। वह लिखते हैं कि टोबियन द्वीपवासियों में जादू टोना बहुत प्रचलित था। उनके साथ वहाँ रहते हुए मैंने अक्सर उन्हें अचानक ही जादू टोना करते देखा था। तो ये बात मेलिनोव्स्की अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। यदि पहले से मालूम होता तो मैं स्वयं ही वहाँ मौजूद होता था। ओमरकाना के ओझा बगीदों की झोपड़ी मेरे तंबू से लगभग 50 मीटर की दूरी पर थी। मुझे याद है कि ओमरकाना आने के कुछ दिन बाद ही मैंने किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनी थी। उस समय मुझे खेती बाड़ी से संबंधित जादू टोने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बाद में तो उस ओझा ने मुझे भी जादू टोने की जड़ी बूटियों पर मंत्र पढ़ने की अनुमति दे दी थी कि तुम भी अब ये जो भी जादू टोने की जड़ी बूटियाँ हैं या तंत्र मंत्र हैं वो तुम भी अपना करके देखो, काम करता है। तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी इन अनुष्ठानों में मंत्र पढ़ने के अधिकार का प्रयोग कर सकता था। ऐसा अधिकार, चूँकि वो उसी गाँव में रहते थे और उनकी बोली भाषा भी सीख लिए थे, तो इस प्रकार से उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि आप भी इन अनुष्ठानों में आप भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और सचमुच ही मैंने कई बार ऐसा किया।
जड़ी बूटियों वाली कुछ सामग्री पर गांव में खेती बाड़ी से जुड़े मंत्र पढ़े जाते थे, कुछ पर ओझा की झोपड़ी में पढ़े जाते थे और खेत में डालने से पहले फिर से उन पर मंत्र पढ़े जाते थे। जादू टोना करने वाले दिन ओझा अकेले ही झाड़ी में जाता और कभी कभी जड़ी बूटियां लाने के लिए उसे बहुत दूर भी जाना पड़ता था। अक्सर उसे एक ही टोने के लिए लगभग 10 प्रकार की जड़ी बूटियां लानी पड़ती थीं। इनमें से कुछ तो समुद्र पर तट तक मिलती थी इनमें से कुछ तो समुद्र तट पर मिलती थी, कुछ राई बोग अर्थात पथरीले मूंगा वाले जंगल में मिलती और अन्य जो थी वो ओडिला अर्थात छोटी छोटी जंगली झाड़ियों में भी जाकर लाना पड़ता था। जादू टोने की सामग्री लाने के लिए ओझा को पौ फटने के से पहले जाना पड़ता और सूर्य निकलने से पहले सब इकट्ठा करके वापस आना पड़ता था। यह सब सामग्री उसकी झोपड़ी में रख दी जाती और दोपहर के समय ओझा उस पर मंत्र पढ़ना शुरू करता था। चारपाई पर एक चटाई बिछाई जाती और इसके ऊपर एक और चटाई बिछाई जाती थी। दूसरी चटाई के आधे हिस्से पर जड़ी बूटियां रख दी जाती थी और फिर चटाई के दूसरे हिस्से से जड़ी बूटियों को ढक दिया जाता था। तो अगर मान लेते हैं कि ये अगर कोई एक खाट रहता था तो इस पे पहले तो एक चटाई बिछा दी गई, इसके ऊपर से फिर से एक और चटाई बिछा दी जाती थी, इसको अगेन फोल्ड कर दिया जाता था। तो अर्थात ये आधे पोर्शन पे चटाई बिछी रहती थी और इस पे जड़ी बूटियां डाल के फैला के और फिर जो ये आधा पोर्शन चटाई का दूसरा रहता था वो इस पे पलट दिया जाता था और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी तरह से जड़ी बूटियों को ढक दिया जाता था। ऐसा करने के बाद ओझा जड़ी बूटियों पर मंत्र द्वारा जादू टोना करता। पूरे समुदाय में ओझा की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओझा के मदद के बिना खेती बाड़ी का कोई भी काम करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से इस घटना के माध्यम से मालिनोव्स्की ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक पूरा जो समाज था वहाँ का वो एक दूसरे से जुड़ के और कार्य करता था, फंक्शन करता था। यहाँ पे अगर ओझा ना हो तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो नहीं संपन्न किए जा सकते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने इस घटना के माध्यम से अपनी प्रकार की अवधारणा को समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पे आप सभी को ये भी पता है कि जो मालिनोव्स्की हैं उन्होंने संस्कृति को भी इसी तरीके से माना है कि जो संस्कृति होता है वो मनुष्य की अर्थात हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक साधन होता है। तो उन्होंने संस्कृति को भी एक फंक्शन के रूप में लिया है कि वो हमारे समाज के लिए किसी न किसी रूप में कार्य करती है। तो इस प्रकार से अगर हम मालिनोव्स्की के कुछ और भी तथ्यों को देखें कि मालिनोव्स्की जो है वो सूक्ष्म सिद्धांत अर्थात एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे और ये मानना लीच का है। ये लीच ने कहा है कि मालिनोव्स्की जो हैं इन्होंने ये कहा है कि मालिनोव्स्की सूक्ष्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। इसी दृष्टिकोण के कारण वह समाज के अनुभव मूलकता के साथ तथ्यों का बारीकी के साथ अध्ययन करने पर बल देते थे। अब अनुभव मूलकता का अर्थ क्या होता है कि हम अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसी के साथ हम उस समाज की जो भी घटनाएं हैं, तथ्य हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। परंतु वह अनुभव परक ब्यौरे के सागर में डूबने को तैयार नहीं थे। अर्थात हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत ही एक एक चीज़ों को बारीकी से उसका समझना है, बल्कि हमें ये समझना है कि समाज में किस प्रकार से संरचना हमें फंक्शन करते हुए दिख रही है। अन्य समाजशास्त्रियों की भांति वह भी इन तथ्यों का अर्थ समझने के पक्ष में थे। इसके लिए उन्होंने सैद्धांतिक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता महसूस की थी। सूक्ष्म सिद्धांत का विरोधी होने के साथ साथ वह 19वीं शताब्दी के अनुमान मूलक सिद्धांतों की त्रुटियों को दूर करने के लिए भी कृत संकल्प थे। तो इस प्रकार से जो 19वीं शताब्दी के अनुमान मूलक सिद्धांत बने, अनुमान मूलक सिद्धांत का अर्थ ये है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि दुर्खीम ने अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था, इस प्रकार की बात मानी जाती है। तो दुर्खीम ने जो भी थ्योरी दी है अरुंटा जनजातियों को लेके या टोटम को लेके, वो खुद अरुंटा जनजाति के बीच में नहीं गए थे, बल्कि
अरुंटा जनजाति से संबंधित जो भी उनको लेख मिले थे उसी बेस पे उन्होंने वो सारी अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो दिए थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से अनुमान मूलक सिद्धांत थे जिनको दूर करना चाहते थे मेलिनोव्स्की। इसी के परिणाम स्वरूप वह ऐसे मध्यवर्ती अवधारणाओं के विकास में लगे रहे जो न तो इतनी सूक्ष्म थी कि अनुमान मूलक बन जाएं और न ही इतनी ठस अर्थात बेकार थी कि उनके आधार पर सामान्यीकरण ही न किया जा सके। सामान्यीकरण का अर्थ ये होता है कि अगर किसी एक सिद्धांत को हमने बनाया, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि भारत में संयुक्त परिवार का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो विश्व के किसी कोने में कुछ न कुछ जो संयुक्त परिवार के गुण हैं, विशेषता हैं, लक्षण हैं, वो विश्व के किसी भी संयुक्त परिवार में देखने को मिलेंगे। तो इसी को हम संयुक्त परिवार का सामान्यीकरण कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में मेलिनोव्स्की ने संस्कृति को प्रकार्यात्मक भूमिका निभाने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है या यूज किया है, या इसको ऐसा वो मानते हैं। साथ ही उन्होंने व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया है। प्रकार्यवाद का उनका ये सिद्धांत जो है वो इस बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाया, अर्थात सिर्फ यहीं तक में ये सिमट के रह जाते हैं। इवांस प्रिचर्ड के शब्दों में देखा जाए तो मेलिनोव्स्की ने अपने प्रेक्षण का विवरण देने के लिए प्रकार्य की विधि को एक साहित्यिक साधन की तरह विकसित किया था। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि आखिर में किसने कहा था कि मेलिनोव्स्की ने अपने प्रेक्षण का विवरण देने के लिए प्रकार्य की विधि को एक साहित्यिक साधन की तरह विकसित किया था। तो ये इवांस प्रिचर्ड कहते हैं। मेलिनोव्स्की प्रकार्यवाद को सुव्यवस्थित अवधारणा के रूप में विकसित नहीं कर पाए थे। तो ये आप लोगों को अभी क्लियर हो चुका है कि मेलिनोव्स्की जो है वो प्रकार्यवाद को एक सुव्यवस्थित तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से विकसित नहीं कर पाए थे, और ये काम आगे चल के रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था। तो अभी आप लोगों को हम लोग जब मेलिनोव्स्की का चैप्टर पर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेलिनोव्स्की के बाद से वो रेडक्लिफ ब्राउन का ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग इग्नू की कुछ शब्दावली को समझ लेते हैं कि आखिर में इग्नू की टर्म्स कौन कौन से होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि प्रसारवाद है, हालांकि ये की टर्म्स जो समाजशास्त्री की टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे वो जो बहुत ही आप लोगों को लगेगा कि ये तो इजी है, सबको पता है, बट इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके अगर डेफिनेशन एग्जाम में पूछ दिए जाएँ तो प्रॉब्लम हो जाती है और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको एक बार हम लोग सरसरी नज़र से देख लेते हैं। प्रसारवाद क्या होता है? प्रसारवाद एक समूह से दूसरे समूह तक संस्कृति के तत्वों का प्रसार का सिद्धांत है। तो ये आप सभी को पता है, हम लोग प्रसारवादी जो विचार को पढ़े थे, तो किस प्रकार से एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति का प्रसार होता है, इसी को प्रसारवादी विचारक जो है वो अध्ययन करना चाहते हैं। अनुभव मूलकता क्या होता है, अर्थात एम्पिरिसिज्म, तो प्रेक्षण तथा अनुभव पर निर्भर करने की क्रिया अथवा यह सिद्धांत के अनुभव सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत है। अर्थात हमें कोई भी अगर ज्ञान अर्जित करना है तो उसके लिए हमें जो अनुभव है वो बहुत ज़रूरी है। हम जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। एस्किमो है, एस्किमो आखिर में क्या है तो इसको हम लोग समझते हैं। आप लोगों को पता होगा LH मॉर्गन ने एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया था। ये हम लोग अपने मेलिनोव्स्की का जो संस्कृति की अवधारणा का जो चैप्टर रहा है, टॉपिक रहा है, उसमें हम लोगों ने कवर किया था। तो एस्किमो जो है ये उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का तथा पूर्वी साइबेरिया में बसा हुआ जनसमूह है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये मैप दिख रहा होगा, ये अमेरिका का मैप है और ये है आपका कनाडा, ये है आपका USA, ये एरिया जो है ये अलास्का है जो कि USA का ही पार्ट होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है एस्किमो जो है, तो उत्तरी कनाडा आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे ये ग्रीनलैंड है, ये आप लोगों को ग्रीनलैंड दिख रहा है, ये आप लोगों को अलास्का दिख रहा है। और पूर्वी साइबेरिया की बात करें तो ये आप लोगों को यहाँ पे पूर्वी साइबेरिया दिख रहा है। तो ये पूर्वी साइबेरिया हो गया, ये अलास्का हो गया, उत्तरी कनाडा हो गया और इधर में आप लोगों को ग्रीनलैंड देखने को मिला।
तो इस प्रकार से 1 मिनट, हाँ, ये आप लोगों को ग्रीनलैंड। तो ये जो एरिया थी ये LH मॉर्गन का अध्ययन किया हुआ क्षेत्र है। नृजाति विवरण की बात करें, इसे एथनोग्राफी कहते हैं और ये जो होता है यह समाज विशेष अर्थात एक ही समाज के जनजीवन का वर्णनात्मक ब्यौरा होता है। अर्थात एक ही समाज के अगर विभिन्न पहलुओं को हम लोग डीपली अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम नृजाति विवरण कहते हैं। वहीं पर अगर नृजाति शास्त्र की बात करें तो इसे एथनोलॉजी कहते हैं और इसमें क्या होता है, अनेक समाजों में संस्कृति के तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं ABCD ऐसे 4 समाज हैं, इन चारों समाजों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसी को हम एथनोलॉजी या फिर नृजाति शास्त्र कहेंगे। विकास किसे कहते हैं, इसे इवोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। तो यह अवधारणा परिवर्तन तथा प्रगति पर आधारित होती है। किसी प्राणी के शरीर के संदर्भ में इसका अर्थ है कि निर्धारित समूह के जीन्स में वर्तन तथा प्राकृतिक चयन जैसी प्रक्रियाएं के माध्यम से होने वाले परिवर्तन। अगर मानव समाज में विकास की बात करें तो ये होता है कि विकास के चरण जो हैं वो क्रमिक चरण ऐसे होते हैं जिनसे हर समाज को गुजरना पड़ता है। क्षेत्रीय शोध कार्य की बात करें, फील्ड वर्क, तो क्या होता है, जिन लोगों का निशास्त्रीय अध्ययन करना है या किया जाना है उनके क्षेत्र में जाकर अनुसंधान करने तथा समाज के सुव्यवस्थित सिद्धांत के आधार पर तथ्यों को एकत्र करने का कार्य ही क्षेत्रीय शोध कार्य कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग इरोक्वा इंडियंस की बात कर लेते हैं। तो इरोक्वा इंडियंस का नाम आते ही फ्रेंच बोआस का नाम आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, फ्रेंच बोआस, 1 मिनट मैं इसको सही से लिख देती हूँ। फ्रेंच बोआस, तो फ्रेंच बोआस ने इरोक्वा इंडियंस का अध्ययन किया था और ये आखिर में इरोक्वा इंडियंस हैं क्या, न्यूयॉर्क के अमेरिकन इंडियन लोगों का यह एक परिसंघ है। तो आप लोगों को इरोक्वा इंडियंस तो नाम सुना हुआ मिलेगा लेकिन आखिर में ये एक्चुअली हैं क्या, इसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों को कनाडा दिख रहा है, ये आप लोगों को USA दिख रहा है, ये पूरा अमेरिका है। यहाँ पे आप लोगों को मैं सर्कल कर रही हूँ न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क है। यहाँ न्यूयॉर्क के अमेरिकन इंडियंस जो हैं इन लोगों का परिसंघ यूरोक्वा इंडियंस कहलाता है, जिसमें कई सारे जनजातीय समूह जो हैं वो शामिल होते हैं, जैसे कि कयूगा, मोहाक, ओनिडा, ओनांडागा तथा सेनेगा। बाद में इसमें टूसक रोरा जनजाति जो लोग हैं वो भी सम्मिलित हो गए हैं। तो यहाँ पे ये तो इम्पॉर्टेंट आप लोगों को फैक्ट्स मिल गया कि इरोक्वा इंडियंस जो हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये एक अमेरिकन इंडियंस का परिसंघ है और इसमें आप लोगों को और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मिल रहा है वो ये है कि इसमें कयूगा, मोहाक, ओनिडा तथा ओनांडागा और सेनेगा, बाद में टूसक रोरा जनजाति भी इस पे सम्मिलित हो चुकी है। तो ये सारी जनजातियों से मिलके ये परिसंघ बना हुआ है और इसी को इरोक्वा इंडियंस कहते हैं। तो अभी आप लोगों को उम्मीद है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो क्लियर हो चुका होगा और कभी नहीं भूलेगा। और इरोक्वा इंडियंस का नाम जुड़ा है फ्रेंच बोआस के साथ। नैतिक दार्शनिक क्या होते हैं, तो मानव आचरण तथा मूल्यों का अध्ययन करने वाले विद्वान को नैतिक दार्शनिक कहते हैं। पिजन इंग्लिश क्या होता है, तो विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच में संपर्क के लिए अंग्रेजी आधारित एक ऐसी बोली है जिसमें स्थानीय शब्दावली तथा व्याकरण का भी खूब प्रयोग किया जाता है, तो इसी को पिजन इंग्लिश कहते हैं। पितृवंश परंपरा की बात करें तो ये जहाँ पे वंश परंपरा पिता के माध्यम से जाना जाता है उसको पितृवंश परंपरा कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था और पितृवंश परंपरा में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पितृवंश परंपरा में हम सिर्फ वंश परंपरा जो है वो पिता के साथ चलता है, लेकिन पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे सत्ता की बात आ जाती है और सत्ता में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक की सारी सत्ता जो होती है वो पुरुषों के हाथ में होती है, इसलिए इसे पितृ सत्तात्मक व्यवस्था कहा जाता है। वहीं पे सेम अगर मातृवंश की बात करें तो जो वंश परंपरा है वो माँ की तरफ से चलता है तो मातृवंश परंपरा कहलाता है। और
जो अगर मातृसत्तात्मक व्यवस्था की बात करें तो जो वंश परंपरा तो रहेगी ही रहेगी, माता के साथ में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और जो धार्मिक सत्ता है वह महिलाओं के हाथ में होता है। बहुपति प्रथा आप सभी को पता है कि एक महिला द्वारा 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह की प्रथा बहुपति प्रथा कहलाती है। टोरेस स्टेट्स की बात करें तो ये टोरेस स्टेट्स जो है ये आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया और जो न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी, इसके बीच में ये टोरेस स्टेट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। 80 मीटर चौड़े स्टेट्स जो न्यू गिनी द्वीप समूहों तथा ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क द्वीप के उत्तरी सिरे के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि न्यू गिनी द्वीप समूह जो है और ऑस्ट्रेलिया का जो केप यार्क द्वीप है, यहाँ दोनों के बीच में जो स्टेट्स देखने को मिलता है इसी को टोरेस स्टेट्स कहते हैं। अब तक में जो भी हम लोग मैलिनोस्की से संबंधित जो भी मटेरियल इग्नू से रिलेटेड पढ़े हैं, ये कूपर एडम की, या इन्हें एडम कूपर कहेंगे, इनकी बुक है एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजी द ब्रिटिश स्कूल, जो कि 1982 से लेके 72 तक के बीच का ये प्रकाशन देखने को मिलता है कई चरणों में। इसी बुक से ये सारे मटेरियल्स लिए गए थे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और फैक्ट्स मिल जाता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजी किसकी बुक है, ये है एडम कूपर की। अब यहाँ पे इस मैप को थोड़ा और हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये आप लोगों का इंडिया है, इंडिया से ये नेपाल, ये बर्मा, और यहाँ से हम लोग आ गए ऑस्ट्रेलिया, और ये है पापुआ न्यू गिनी। इसके बीच का जो ये एरिया देखने को मिलता है इसी को हम टोरेस स्टेट्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है और ये आप लोगों को पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है, और ये एरिया आप लोगों का टोरेस स्टेट्स कहलाता है। तो आप लोगों को ये पता है कि जो मैलिनोस्की थे वो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के ट्रोबियन द्वीपवासियों का अध्ययन किए थे। तो जो ट्रोबियन द्वीप जो है वो यहीं पे छोटी छोटी पार्ट्स में बहुत सारे आइलैंड हैं, उसी में एक माना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैलिनोस्की से संबंधित इनकी कुछ और भी अवधारणाएं हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इनका जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जादू, विज्ञान और धर्म का। तो इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो भी टॉपिक है धर्म और जादू और विज्ञान का, तो इसमें जो है हम सिर्फ मैलिनोस्की के विचारों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि टायलर ने धर्म के बारे में क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेजर ने जो जादू के बारे में क्या कहा है, उनकी पुस्तक जो गोल्डन बाउ में उन्होंने किस प्रकार से जादू को अपने व्याख्या किया है, तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो और उसके बाद से मैलिनोस्की के क्या विचार रहे हैं, किस प्रकार से टायलर और फ्रेजर से मैच करते हैं उनके विचार, या कहाँ पे नहीं मैच करते हैं, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।